नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सुपर 50 क्वेश्चंस मैथ्स पेडागोजी के। ठीक है। और ये पूरी तरह आपके एग्जाम से रिलेटेड है। 99.99% आने के चांसेस हैं इनमें से क्वेश्चंस का। और आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और मैं जो कुछ भी बोलूंगा प्लीज उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या यह केवल गणनाओं का विज्ञान है? नहीं। केवल गणित अमूर्त विचारों के बीच संबंधों का अध्ययन है? हाँ, है। गणित आगमनात्मक तर्क पर आधारित नहीं है? गलत। गणित एक पदानुक्रमित विज्ञान नहीं है? गलत। देखिए, गणित अमूर्त विचारों के बीच संबंधों का अध्ययन है, ये बात एकदम सही है। मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, और आपका एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया होता है, ठीक है, अमूर्त विचार होते हैं, उनके बीच जो लॉजिक होता है उसको ढूंढना होता है। ठीक है। तो सपोज आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं, फिर इनको उनको आप सॉल्व करते हैं, तो उनके बीच जो पैटर्न है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वक्त की हमारे पास कमी। नेक्स्ट, पामेला लीबेक के अनुसार ये क्वेश्चन DSSB 2019-21 में आया है, शिफ्ट वाइज पेपर एग्जाम पे भी ये आया है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का सही क्रम क्या है? तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा, सही क्रम है इसका ELPS। ठीक है, ELPS। और E फॉर होता है एक्सपीरियंस, ठीक है, L फॉर होता है लैंग्वेज, P फॉर होता है पिक्चर्स, और S फॉर होता है सिंबल्स। ठीक है। तो आपका सही क्रम क्या होगा? एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर्स, ठीक है, और सिंबल्स। ये जो बीच में राइट एरो वगैरह लिखा है तो इसको अवॉइड करिएगा। तो आपका ए सही है। आप ELPS याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जेरोम ब्रूनर के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा चित्रों के माध्यम से सीखता है क्या कहलाती है? ठीक है। चित्रों के माध्यम से बच्चा जब सीख रहा होता है तो वो कौन सी स्टेज होती है जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग? इनेक्टिव। इनेक्टिव में क्या होता है? इसमें बच्चा डूइंग से सीखता है। किससे सीखता है? डूइंग से सीखता है। आइकॉनिक। आइकॉनिक में बच्चा क्या करता है? आइकॉनिक में बच्चा इमेज को देखता है और प्लस पिक्चर्स को भी देखता है और सीखता है। ठीक है। सिंबॉलिक में क्या होता है? सिंबॉलिक में बच्चा सिंबल्स को देख के सीखता है। ठीक है। सिंबल्स को देख के सीख रहा होता है। इंट्यूटिव, इसमें क्या होता है? इंट्यूटिव में ये सहज ज्ञान है, तो आप समझ ही गए, सहजता से कुछ हासिल हो रहा होगा इसमें। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है आइकॉनिक स्टेज। क्या होगा? आइकॉनिक स्टेज। इसी पे बच्चा क्या कर रहा है? विजुअल्स को या पिक्चर्स को देख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये रोजर बेकन का है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, द्वार और कुंजी से। ठीक है, रोजर बेकन ने। जॉर्ज पोल्या के अनुसार समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण क्या है? ठीक है। DSSB 2022 के मल्टीपल शिफ्ट्स में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण क्या है? तो इसका पहला चरण क्या होता है? इसका पहला चरण होता है किसी भी समस्या को समझना। ठीक है। समस्या समाधान का पहला चरण है समस्या को समझना। ठीक है। उसके बाद आता है, ये हो गया पहला स्टेज। ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया फिर कुछ प्लान करना। ठीक है। जो प्लान कुछ प्लान करना और फिर जो प्लान किया है उसको लागू करना, मतलब कैरी आउट। ठीक है, योजना को लागू करना। उसके बाद पुनरावलोकन करना, योजना का अपनी पुनरावलोकन करना। तो इनको एज इट इज याद रखिएगा, 1 2 3 4 सीरीज से भी इसमें दे सकता है। ठीक है, नो डाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट दोस्तों, वैन हीले के ज्यामिति चिंतन के मॉडल में स्तर 0, लेवल 0 क्या कहलाता है? तो इनमें से क्या होगा? एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस लेवल 1 है। क्या है? लेवल 1 है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? शेप्स की प्रॉपर्टीज को पहचानता है। ठीक है। चलिए मैं इसको अभी शुरू सीरीज से बताऊंगा। इसको पहले आप इसका आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर है विजुअलाइजेशन। ठीक है। ये आपका लेवल 0 है। ठीक है। बच्चे को सिर्फ यहाँ पे शेप्स का पता है कि शेप किस चीज का है। जैसे स्क्वायर है तो हाँ ये स्क्वायर है, पर उसकी प्रॉपर्टीज का कोई आइडिया नहीं है इस टाइम पे विजुअलाइजेशन में। जब विश्लेषण वाली स्थिति में आता है, एनालिसिस में, तो ये जानता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, 4 साइड्स होती हैं या और 4 एंगल्स होते हैं, ये सारी चीजें वो जानने लगता है। इनफॉर्मल डिडक्शन क्या है? इनफॉर्मल डिडक्शन में वो प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, कनेक्ट करना सीख जाता है। ठीक है, कि हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, ये वो जानने लगता है। ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मल डिडक्शन भी आता है। इनफॉर्मल के बाद लेवल 4 में आता है, सॉरी लेवल 3 में आता है फॉर्मल डिडक्शन। ये लेवल 2 था। तो जो फॉर्मल डिडक्शन होता है उसमें प्रूफ्स और थ्योरम्स होती हैं।
ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी होती है। और रिगर उस सबसे ऊपर की बात है, ये पूर्ण तार्किक शक्ति है ये अपने आप में, ठीक है। जो एक्सियम्स होती हैं और डिफरेंट ज्योमेट्रीज की जो डीप कनेक्ट कंपैरिजन है, वो हायर, ये मोस्टली हायर लेवल पे यूज होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट, एक बच्चा स्क्वायर और रेक्टेंगल के गुणों के आधार पर उनके बीच संबंध स्थापित कर लेता है। उनके गुणों को वो पहचान रहा है, ठीक है, और किसमें कितना एंगल होते हैं, कितनी साइड होती हैं। तो ये कौन सा लेवल होगा? ये लेवल 1 होगा। मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट, टेंग्राम, ये सीटेट में भी आता है क्वेश्चन, एक प्राचीन चीनी पहेली है और इसका मुख्य उपयोग क्या सिखाने में होता है? तो इसका मुख्य उपयोग होता है स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग एंड शेप्स, ठीक है, स्थानिक समझ और आकृतियों की पहचान सिखाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये 7 पीसेस का एक पजल होता है, ठीक है। ये स्पेशल रीजनिंग और शेप्स को, मतलब ज्योमेट्री की समझ को बढ़ाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, जियो बोर्ड का उपयोग प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ये एनआईओएस की बुक का ही क्वेश्चन है, और ये शिफ्ट वाइज जब अभी एग्जाम हो रहा था 2022 में, तब ये क्वेश्चन आए भी थे इससे, ठीक है। तो जियो बोर्ड, ये एक रबर बैंड की, इसमें होता क्या है कि रबर बैंड होती है, ठीक है, उसकी मदद से बच्चे को 2D शेप्स, ठीक है, क्या 2D शेप्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे वो उनकी प्रॉपर्टीज जानने लगता है, जैसे एडजेस, कॉर्नर्स, इन सबको पहचानने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा 2D आकृतियों की विशेषताओं को समझाना, यही जियो बोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग है। नेक्स्ट, स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो वो डाइन्स ब्लॉक है, ठीक है, डिन्स ब्लॉक, डाइन्स ब्लॉक, जो भी बोलना हो बोलिए आप, ठीक है। डाइन्स ब्लॉक है। यूनिट्स, रॉड्स, फ्लैट्स, क्यूब्स, ये सब सिखाने का, ये सब सिखाते क्या है? प्लेस वैल्यू के साथ साथ एक चीज और सिखाते हैं, रिग्रुपिंग भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रिग्रुपिंग भी। तो कभी प्लेस वैल्यू और रिग्रुपिंग साथ में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, डाइन्स से ही आप दोनों चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट, आईओएस में था इसलिए मैंने इसको रखा है। डाइन्स ब्लॉक में रॉड कितने क्यूब्स के बराबर होती है? तो डाइन्स ब्लॉक्स में जो रॉड होती है वो 10 क्यूब्स के बराबर होती है, 10 क्यूब्स के बराबर होती है, ठीक है। क्यूजनियर रॉड्स का उपयोग किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है? तो जो क्यूजनियर रॉड्स होती हैं, ठीक है, ये अलग अलग लेंथ की रॉड होती हैं, इनमें अलग अलग लेंथ होती है, ठीक है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, अलग अलग लेंथ होती है, ठीक है। और इनका जो यूज होता है वो फ्रैक्शंस और बुनियादी संक्रियाओं, मतलब बेसिक ऑपरेशंस को सिखाने के लिए किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्यूजनियर रॉड्स का उपयोग किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है? तो ये अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो आप इससे क्या सिखाते हैं? फ्रैक्शंस को सिखाते हैं और बुनियादी संक्रियाओं को सिखाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर मापन सिखाते समय मानक इकाइयों से पहले क्या सिखाना चाहिए? मतलब जब आप किसी बच्चे को मापन सिखा रहे हो और आप उसे किलोमीटर, मीटर, ये सारी इन सब चीजों को हटा के, इससे पहले भी उसे क्या सिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार आया है, DSSS भी 2022 में भी मल्टीपल शिफ्ट्स में आया क्वेश्चन है। तो क्या सिखाना चाहिए? क्या आप में से कोई बता सकता है? अमानक इकाइयां जैसे बित्ता और कदम, ये बच्चे को पहले सिखाना चाहिए। अब बहुत आराम से इस बात को समझिएगा। बच्चे को पहले अपने, ठीक है, हैंड स्पेन, मतलब ये बित्ता जो होता है और कदम, इनसे नापना सिखाना चाहिए, ताकि वो मेजरमेंट की नीड को समझ सके कि हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। किलोमीटर और मीटर का महत्व क्या है वो तब समझेगा जब आप उसको उसके हाथों से नापना सिखाएंगे, या फिर उसके पैरों से, कदमों से नापना सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक बच्चा 25 + 18 25 + 18 को 313 लिखता है, 313 लिखता है, ये किस प्रकार की त्रुटि है? ठीक है, तो ये लापरवाही है? नहीं। अवधारणात्मक त्रुटि है? कॉन्सेप्चुअल एरर इन प्लेस वैल्यू रिग्रुपिंग? हाँ, ये हो सकता है। पठन त्रुटि? ये तो है ही नहीं है। लेखन त्रुटि? नहीं, ये भी नहीं है। देखिए, इसका सही आंसर आपको पता ही है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, ठीक है। एक्चुअली बात क्या होती है कि यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि बच्चा 8 + 5 13 लिख रहा है और 2 + 1 3 लिख रहा है, मतलब कि उसे किसका, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं हासिल का ज्ञान नहीं है, है ना, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, या रीग्रुपिंग, इनका नॉलेज उसको नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअल एरर है। क्या है ये? कॉन्सेप्चुअल एरर है, जिसमें प्लेस वैल्यू या रीग्रुपिंग का नॉलेज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? DSSS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे की सीखने की कमियों या अंतरालों को जाना, टू नो लर्निंग गैप्स, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, इसे याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट,
उपचारात्मक शिक्षण कब दी जाती है? ठीक है, रेमेडियल टीचिंग कब दी जाती है? ये उपचार आप किसी चीज़ का कब करते हैं? जब आप बीमारी का पता लगाते हैं, है ना? जब आप बीमारी का पता लगाते हैं, ठीक है? तो सॉरी, हाँ, वही बीमारी था, ठीक है? थोड़ा लिखने में एरर हो गया। तो अगर आपको बीमारी का पता करना है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप डायग्नोस्टिक करोगे ना? तो निदानात्मक परीक्षण के बाद आप उपचारात्मक शिक्षण करते हो, ठीक है? नेक्स्ट, स्वयं सिद्ध एक्सियम्स गणित में क्या होते हैं? ठीक है? तो देखिए, इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे चांस हैं कि ये एग्जाम पे आ सकते हैं, ठीक है? एनआईओएस का कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी मान्यताएं जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, वो ट्रुथ जिसे आप प्रूव नहीं कर सकते हो, ठीक है? उसे प्रूफ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सेल्फ एविडेंट है अपने आप में। नेक्स्ट, गणित की भाषा की विशेषता क्या है? गणित की भाषा संक्षिप्त भी है, ठीक है? अनएम्बिगुअस है, मतलब स्पष्ट है, और शक्तिशाली भी है, ठीक है? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इंडक्टिव मेथड का सूत्र क्या है? तो विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, ढेरों एग्जांपल दिए जाएंगे, ठीक है? उसके बाद बच्चा रूल बनाता है, ठीक है? तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है इसमें। एनालिटिक मेथड हम कैसे बढ़ते हैं? इसमें हम कैसे बढ़ते हैं? एनालिटिक मेथड में, विश्लेषणात्मक विधि में हम कैसे बढ़ते हैं? तो हम अननोन टू नोन जाते हैं, ठीक है? हम अननोन टू नोन जाते हैं। ये मतलब कि हम पहले प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, ठीक है? और उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन ढूंढते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर सममिति या सिमेट्रिक सिखाने के लिए कौन सा उपकरण श्रेष्ठ होता है? तो डॉट पेपर बेस्ट होता है, डॉट पेपर बेस्ट होता है, ठीक है? यही आपका आंसर है। इसमें क्या होता है? डॉट पेपर पर शेप्स ड्रॉ करके, ठीक है, और फिर सिमेट्री और जो रिफ्लेक्शन होता है वो दिखाना आसान होता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है डॉट पेपर का। नेक्स्ट, लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन है जिन्होंने गणित को मनोरंजक बनाया? अब ये प्रश्न यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि गणित से संबंधित है, ठीक है, और एनआईओएस में भी है, तो चांसेस हैं कि ये आ सकता है। तो क्या आप में से कोई ये बात जानता है कि लीलावती किसका ग्रंथ था? तो ये भास्कर द्वितीय का ग्रंथ है, ठीक है? लीलावती भास्कर द्वितीय की बेटी थी, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने मैथ को कविताओं पे समझा दिया था, ठीक है? कविताओं के माध्यम से समझाया है। नेक्स्ट, शून्य और स्थानीय मान का सिद्धांत प्राचीन भारत में किसने दिया है? तो वो आर्यभट्ट ने दिया है। आर्यभट्ट ने जीरो और जो डेसिमल प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, उसको समझाया है, ठीक है? उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। Next, आंकड़ों का प्रबंधन मतलब डीआई सिखाने के लिए प्राथमिक स्तर पर किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पूछा है, ठीक है? बार ग्राफ मत मार देना भाई कोई, ठीक है? पिक्टोग्राफ और टैली मार्क्स, अगर आपने बचपन में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो टैली मार्क्स आपको फिफ्थ क्लास में सिखाया गया होगा, कुछ जगह फोर्थ क्लास में भी सिखाया जाता है, ठीक है? तो पिक्टोग्राफ और टैली मार्क्स, ये दो चीजें प्राथमिक स्तर पर सिखाई जाती हैं, इनका उपयोग किया जाता है, उसके बाद आप ग्राफ जानते हो। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो गणितीय मूल्यांकन में क्या दर्शाता है? पोर्टफोलियो हर जगह पूछा जाता है, भले ही वो ईवीएस हो, वो साइंस हो, वो मैथ हो, ठीक है? तो पोर्टफोलियो गणितीय मूल्यांकन में क्या दर्शाता है? तो वो दिखाता है छात्र के कार्यों का समय के साथ क्रमिक संग्रह, कलेक्शन ऑफ वर्क ओवर टाइम, ठीक है? ये बच्चे की साल भर की मेहनत होती है, साल भर की मेहनत है, प्लस उसकी प्रोग्रेस है। क्या है? प्रोग्रेस है, ठीक है? यही है पोर्टफोलियो। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? ठीक है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। बहुत सारे महानुभाव इसको मार देंगे, ठीक है, बल्कि ये आंसर नहीं होगा। संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, हाँ ये सही है। समस्या समाधान कौशल विकसित करना, नहीं। अमूर्तता को समझना, ये तो बिल्कुल नहीं। प्रयास है लेकिन संकीर्ण उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है? तो हमारा सही आंसर होगा संख्या संबंधी कौशल विकसित करना। देखो, जब संकीर्ण उद्देश्य की हम बात करते हैं तो हमारा मेन सिर्फ एक गोल होता है, संकीर्ण में सिर्फ हमें उसे हिसाब किताब सिखाना है। क्या सिखाना है? सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब करना उसे सिखाना है, इससे ज्यादा हमें उसे कुछ नहीं सिखाना है, ठीक है? न्यूमेरिकल स्किल्स उसकी डेवलप करनी है बच्चे की, ठीक है? ये मैथ का संकीर्ण उद्देश्य है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कलन विधि का क्या अर्थ है? ठीक है, तो एनआईओएस में था तो मैंने ले लिया था, शायद ये आया भी है कभी। कलन विधि क्या है? समस्या समाधान के चरण दर चरण निर्देश, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। गणित का इतिहास, रेखा चित्र बनाना या केवल अनुमान लगाना। तो ये क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए या सवाल को हल करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको हम कलन विधि या एल्गोरिदम कहते हैं। नेक्स्ट, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग क्या है? ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसका मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, ये आ चुका है, 2022 में आया था ये स्विफ्ट में। तो केवल अंकगणित के लिए नहीं, गतिशील ज्यामिति और बीजगणित के लिए हाँ, ठीक है?
ये दोनों तो फिर अपने आप हट गए। तो देखिए, गतिशील ज्यामिति और बीजगणित के लिए जियोजेब्रा का काम ये है कि जो आपकी ज्योमेट्री है और अलजेब्रा है, ठीक है, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, जो आपकी ज्योमेट्री है और अलजेब्रा है उसको स्क्रीन पर डायनेमिक बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इन दोनों को डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक बच्चा 0.5 को 0.05 से छोटा समझता है, ठीक है। एक बच्चा 0.5 को 0.05 से छोटा समझता है, यह किस प्रकार की भ्रांति है, मतलब मिसकंसेप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा कि क्या उसे दशमलव के स्थानीय मान की गलत समझ है, ये कोई लापरवाही है। हमारे यहाँ घर पे तो इसको लापरवाही बोल देते। गणना त्रुटि है या शून्य में त्रुटि है। देखिए, ये कुछ नहीं है, ये दशमलव के स्थान मान की गलत समझ है, ठीक है। ये एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। ये क्या है, एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, जहां बच्चे डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट देखकर उसे बड़ा समझते हैं, ठीक है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, जहां बच्चे डेसिमल के बाद बड़ा ज्यादा डिजिट देखकर उसे ही बड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट, गणितीय खेल कक्षा में क्यों जरूरी हैं? गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि बढ़ाने के लिए। देखिए, गेम्स से क्या होता है, मैथ की एंग्जाइटी खत्म होती है, मैथ का डर खत्म होता है और बच्चे उसको इंटरेस्ट से एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, पेग बोर्ड का उपयोग क्या सिखाने में किया जाता है? तो पेग बोर्ड पर पिंस लगाकर पैटर्न्स और शेप बनाना सिखाया जाता है। पैटर्न और शेप्स बनाना उसको सिखाने में यूज किया जाता है, पेग बोर्ड का पिन लगाकर। गणित में अमूर्तता मतलब एब्स्ट्रैक्शन का क्या अर्थ है? सुंदर चित्र बनाना, कठिन पहाड़े याद करना, कैलकुलेटर का उपयोग करना नहीं। ठोस वस्तुओं का बिना मानसिक संक्रियाएं करना, मेंटल ऑपरेशंस विदाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपके पास, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, कि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और बिना उस ऑब्जेक्ट के, जैसे सपोज आपको एबेकस दे दिया जाए, ठीक है, ये कैलकुलेटर दे दिया जाए, फिर कहा जाए कैलकुलेट करो, तो इन सब चीजों के बिना अपने ब्रेन पे ही उसको कैलकुलेट कर लेना, सिर्फ दिमाग में, ठीक है, ये कहलाता है मेंटल ऑपरेशंस विदाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। यही आपका एब्स्ट्रैक्शन है। क्या है, यही आपका एब्स्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न्स पढ़ाने का आधार क्या है? तो ये बीजगणित के पूर्व की तैयारी है। क्या है, ये बीजगणित के पूर्व की तैयारी है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, अबेकस का मुख्य रूप से प्रयोग किसमें किया जाता है? तो गिनती और स्थानीय मान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, गणितीय संचार मतलब मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ये सुनना इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि बच्चा दूसरों के तर्क को समझे और विचार साझा करे। देखिए, मैथ एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, जहां जब तक बच्चा दूसरे का लॉजिक नहीं सुनेगा, उसका खुद का लॉजिक नहीं डेवलप होगा, ठीक है। तो दूसरों के तर्क को समझना, विचार साझा करना और अपना लॉजिक बनाना, ये मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुमान गणित में क्या होता है? एक वैज्ञानिक कौशल है, केवल एक तुक्का है, गणित में वर्जित है, या केवल समय की बर्बादी है? तो यह एक वैज्ञानिक कौशल है, ठीक है। ये देखिए, कोई तुक्का नहीं है, ठीक है, ये एक लॉजिकल स्किल है, ठीक है, जो डेली लाइफ में काम आती है। संश्लेषण विधि सिंथेटिक मेथड में हम कैसे बढ़ते हैं? तो इसमें DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम समस्या को तोड़ते हैं, ठीक है। सिंथेसिस में हम छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर, ठीक है, छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर और फिर सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। सॉरी, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं इसमें, ठीक है। छोटी छोटी जानकारियां जो होती हैं उनको जोड़ तक एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ये होता है आपका सिंथेटिक मेथड। नेक्स्ट, गणित की प्रयोगशाला का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बच्चे रटने से बचते हैं और करके सीखते हैं, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। उपलब्धि परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट और निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है? तो देखिए, उपलब्धि ये देखता है कि आपने कितना सीखा, ठीक है, कितना सीखा, और निदानात्मक ये पता करता है कितना रह गया, कितना रह गया, ठीक है। कितना रह गया ये निदानात्मक, और कितना सीखा ये अचीवमेंट में, ठीक है। तो इसके आधार पर आपका सही आंसर होगा, उपलब्धि परीक्षण सफलता मापता है, मतलब आपने कितना सीखा है, और निदानात्मक कमियां ढूंढता है कि अभी कितना बाकी है। नेक्स्ट, सत्य या असत्य वाले प्रश्न किस प्रकार के मूल्यांकन का हिस्सा हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ट्रू फॉल्स हो गया, एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ये सब किसका हिस्सा होते हैं? ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, गणित में डर को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, DSSB 2022 में कितना हल्का क्वेश्चन आया था। भयमुक्त वातावरण दीजिए और सहयोगी शिक्षण करिए, ठीक है। प्रमेय को गणित में क्या कहा जाता है? थ्योरम्स को गणित में क्या कहा जाता है? देखिए, ये क्वेश्चंस को ना आप बहुत हल्का मत समझिए। बहुत सारे महानुभाव ये करके आते हैं बिना प्रमाण के सत्य, इसलिए इन्हें कराना जरूरी है। प्रमेय का मतलब होता है जिसे सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है।
प्रोवन स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये होते हैं प्रमेय। नेक्स्ट, संख्या रेखा का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? ठीक है, संख्या रेखा का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर है संख्याओं की तुलना और बुनियादी संक्रियाओं के लिए संख्या रेखा का उपयोग होता है। देखिए, नंबर लाइन पर बच्चा जो है वो इंटीजर, फ्रैक्शंस, ठीक है, और इनके बीच के जो गैप होते हैं उनको सीखता है, डिस्टेंसेस को जानता है। ठीक है, तो ये है संख्या की तुलना और बुनियादी संक्रियाएं सीखता है। Next, गणित में परिकल्पना मतलब कॉन्जेक्चर का क्या अर्थ होता है? ठीक है, परिकल्पना का क्या अर्थ होता है गणित में? तो गणित में परिकल्पना का अर्थ होता है एक ऐसा कथन जिसे अभी सिद्ध करना बाकी है, एन अनप्रोवन स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्जेक्चर अपने आप में क्या है? एक अंदाजा है। क्या है? अंदाजा है। ठीक है, जो सच हो सकता है। ठीक है, ये सच हो सकता है पर अभी इसे सच ये है, ये प्रूव करना बाकी है, कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं है इस अंदाजे का। ठीक है, नेक्स्ट, DSSB 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भिन्न की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पे बोला है, किस पे बोला है? प्राथमिक स्तर पर। तो ठोस वस्तुओं के आधे और चौथाई भागों के अनुभव से। ठीक है, इसका बहुत आसान शब्दों में मैं बताऊं, ठीक है, अगर लैंग्वेज आपको इसकी टफ लग रही हो, कंक्रीट एक्सपीरियंस यहाँ पे देना है आपको। सपोज कोई रोटी है, ठीक है, रोटी है, बच्चे खाने पे टिफिन पे रोटी लेके आते हैं, तो आप उसके थ्रू बच्चे को ये समझा सकते हैं कि, या कागज के टुकड़े से ये समझा सकते हैं, ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इनको छू के बच्चा समझ सकता है कि आधा क्या है, ठीक है, एक चौथाई क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप उसको रोटी या कागज के टुकड़े से या उसके आसपास किसी चीज से समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त ने गणित में किसका नियम दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, ऋण संख्याओं के संचालन के नियम दिए थे ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई में सतत का क्या अर्थ है? सतत और व्यापक दोनों ही आप समझ चुके हैं इसके पहले के वीडियोस में। तो शिक्षण अधिगम के साथ निरंतर आकलन, कंटिन्यूअस असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब आप आसान शब्दों में है, असेसमेंट सिर्फ एग्जाम तक नहीं बल्कि पढ़ाते वक्त भी हो रहा होता है। नेक्स्ट, गणितीय पहेलियां मदद करती हैं, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रटने में, विश्लेषणात्मक चिंतन में को विकसित करने में, या फिर गणित के प्रति रुचि बढ़ाने में, इन तीन में से कौन सा है? बता सकता है कोई? रटने में तो होगा ही नहीं। ठीक है, विश्लेषणात्मक चिंतन विकसित करने में, ये बात सही है। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती हैं पहेलियां। गणित के प्रति रुचि, हाँ, खेल खेल में रुचि भी बढ़ती है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन क्या उदाहरण है? सिखाने के लिए क्या आवश्यक है? तो समतल दर्पण और डॉट पेपर, यही दोनों आवश्यक हैं। ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन और सिमेट्री दोनों ही बच्चे को सिखाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि का क्या लाभ है? क्या कोई ये बात बता सकता है? समस्या समाधान विधि से जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसमें बच्चा सक्रिय रूप से शामिल होता है। ठीक है, और ये चाइल्ड सेंटर्ड है, इसमें बच्चा ही काफी कुछ कर रहा होता है, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। इसमें बच्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग कहीं ना कहीं कर रहा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है उसकी। ठीक है, और यह वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़कर की जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, दोस्तों नेक्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, पर ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। एक टॉपिक है गणितीय संचार। ठीक है, इसको हम टॉक मैथमेटिक्स भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। गणितीय संचार को हम टॉक मैथमेटिक्स भी कहते हैं। तो इसके 5 पिलर हैं। ठीक है, इसके 5 पिलर हैं। अब वो 5 पिलर कौन से हैं वो मैं आपको इसको हटा के बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले नंबर में आता है आपका रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन। दूसरे नंबर में आता है आपका लिसनिंग। क्या आता है? लिसनिंग। ठीक है, पहले नंबर पे आपका रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे नंबर पे लिसनिंग है, तीसरे नंबर पे आता है आपका रीडिंग। क्या आता है? रीडिंग। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है आपका टॉकिंग। क्या आता है? टॉकिंग। और फिफ्थ नंबर में आता है आपका राइटिंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। पहले नंबर में आता है आपका रिप्रेजेंटेशन, दूसरे नंबर में आता है लिसनिंग, तीसरे नंबर पे रीडिंग, चौथे नंबर पे टॉकिंग और पांचवें नंबर पे राइटिंग। तो ये गणितीय संचार के 5 स्तंभ हैं, इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पेपर अंदर से बनता है तब ये टॉपिक उठाए जाते हैं। ठीक है, और वैन हीले के सारे जो चरण है उनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है? आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई कुछ नॉलेज हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कुछ मतलब कुछ मुझसे छूट रहा हो, कुछ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझसे वो वहाँ आके डिस्कस कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Fuel your future with Learnville. Have a bright future in this, and thank you so much. God bless you all.